उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई जबरदस्त जिंदाबाद चल रहा होगा। बहुत सारी चीजें चल रही होंगी लाइफ में और साथ में आपको पढ़ाई भी करते रहना है। ठीक है। तो आज हम लोग जो है करने वाले हैं मैथ का सेट नंबर 23। पीछे का 15-17 सेट जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों कराए हम। फिर 17 के बाद से आपका केवल और केवल मैथ चल रहा है। और पिछला वीक आप देखे होते कि कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे। इस वीक के हर सेट में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिसका आप उम्मीद नहीं किए होंगे, लेकिन वो सब क्वेश्चंस भी ग्रुप डी में आते हैं। तो इसलिए वो भी करना आपके लिए जरूरी है। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ एक और सीरीज का स्टार्ट किए हैं जो कि 51 दिन 51 मैराथन चल रहा है, जिसमें से 4-5 सेट हो चुका है, 4-5 मैराथन हो चुका है। आप इसी चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। साथ ही एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे 5 मिनट 5 कॉन्सेप्ट, मात्र 5 मिनट में आपको 5 कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराएंगे। अगर आप जीरो भी हैं मैथ में तो सारे कॉन्सेप्ट को आप नोट करते जाएं और एक दिन बेहतर बन जाएंगे। और अगर आप पूरा पढ़ चुके हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या आता है मैथ के रिविजन में। पढ़ने के लिए जब पढ़ना शुरू होता है तो लास्ट जाते जाते इतना बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाता है। अब फिर रिवीजन करे तो कैसे करें। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि आप लोग को ये समस्या आ रही होगी रिवीजन करने में। तो इसीलिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया, 5 मिनट 5 कॉन्सेप्ट। इसी चैनल पे डेली 8 बजे उसका वीडियो मिलेगा, 5 मिनट के लगभग में वीडियो रहेगा। और वो 5 कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन होगा। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं पूरा तो वो सेशन आपके लिए खाना खाते टाइम देखने के लिए सबसे बेस्ट सेशन रहेगा। अगर आप जीरो हैं तो खाना खाते समय मत देखिएगा, पढ़ते समय देखिएगा ताकि नोट कर पाए। ठीक है। जो पढ़ चुके हैं उनको नोट तो करना नहीं है, बस रिवाइज करना है। तो खाना खाते खाते 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। और आप अगर जीरो हैं तो उसको एक एक कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए, हर एक एक चैप्टर वाइज सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देंगे। ठीक है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैथ का 23 नंबर सेट, इसका पीडीएफ के लिए आप परेशान होंगे कि सर जी पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए भाई साहब आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, जो कि आपका अपना एप्लीकेशन है। ठीक है। अब परेशान मत हुई कि सर जी एप्लीकेशन पे पैसा कितना लेंगे। भाई पैसा नहीं, 0 रुपया है। ठीक है। इसका प्राइस जो है 0 रुपया है। उसी तरह जो 51 दिन 51 मैराथन का है उसका भी सारा पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। उस कोर्स का नाम है 51 दिन 51 मैराथन। इस कोर्स का नाम है रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना 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 दे रखा है। और ये ग्रुप डी का फेवरेट जो है ना, फेवरेट कॉन्सेप्ट है। आप पिछले एग्जाम में जाकर के देखेंगे और लगभग हर एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बता दें जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, निर्देशांक ज्यामिति का है। यहाँ पे हम करते क्या है, तो यहाँ पे 3 शीर्ष दिया रहेगा। तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा है ये जो चीज है, इसलिए ग्रुप डी पूछ लेता है क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। अगर फार्मूला याद है तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। तो आज आपको फार्मूला बता देंगे, आप उसको याद कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा x1 जो है 2 हो जाएगा और y1 जो है आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। x1 जो है आपका 2 है और y1 0 है। x2 जो है आपका 5 है और y2 जो है 0 है भाई साहब। और x3 जो है आपका 5 है और y3 जो है आपका 2 है। बात समझ में आया कि ना आया। यहाँ पे फॉर्मूला वैसा लगा हुआ है, अगर आपको पीडीएफ जब मिलेगा तो आपको फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे फॉर्मूला क्या कहता है। तो फॉर्मूला एरिया बराबर होता है भाई साहब 1/2। ठीक है। पहले तो 1/2 याद कर लिए। हाँ सर जी याद कर लिए। अब जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, ना तो हमेशा याद करने के लिए इसको जूझते रहोगे। पहले ले लो इस x1 को। ठीक है। तो x1 आ गया, कोई दिक्कत है ना सर जी। अब इसमें का x1 ले लिए ना, ये क्या है x1 है। तो इसमें का y2 ले लो और इसमें का y3 ले लो। ठीक है। x1 ले लिया तो उसके साथ y2 ले लो और y3 ले लो। बात समझ में आया। आ गया सर जी। अब आगे आओ, प्लस करो। अब इसका x1 ले चुके हो ना, अब इसका x2 ले लो। ये जो है x2 है तुम्हारा, तो x2 ले लिए। अब इसमें का x2 लिए ना, तो अब क्या क्या बचा, इसमें का y3 बचा और इसमें का y1 बचा। तो यहाँ पे y3 माइनस y1 ले लो, y3 माइनस y1 ले लो भाई साहब। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, अगला x2 ले चुके हो तो आगे x3 ले लो।
अब जब x3 ले लिए तो इसमें का x3 लिए, तो अभी दोनों में का लेना पड़ेगा, किसको लेंगे, y1 और y2 को ले लेंगे, तो यहाँ पे y1 माइनस का y2 हो जाएगा भाई साहब, और यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसका एरिया का। ठीक है, अब अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए 1/2, यहाँ पे x1 कितना है 2, और इंटू में y2 माइनस y3, तो y2 आपका 0 है और इसको गुना करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, आएगा ना, तो इन दोनों का गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, x2 कितना है, तो x2 जो है आपका क्या कह रहा है, x2 जो है आपका 5 है, और y3 माइनस y1, तो y3 2 है और माइनस 0 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में 2 कर दो, प्लस का x3 कितना है, तो x3 भाई साहब 5 है, x3 5 है, और इंटू में y1 माइनस y2, तो यहाँ 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाओ, तो आगे आ जाओ, यहाँ पे बात को ध्यान से समझना, 1/2 है, यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का ये 10 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का ये 0 हो जाएगा। ठीक है सर जी, आगे बढ़ो, 1/2 है, ये कितना दे देगा, प्लस का 6 दे देगा, तो गुना में 6 इंटू कर दिए, यहाँ पे 3 आ गया, और 3 यूनिट स्क्वायर आपका, स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, तो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देंगे, कह रहा है अगर इंग्लिश वाले जो परेशान रहते हैं कि इंग्लिश में रखिए, तो उनको बता दें कि यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है, तो ट्रायंगल का तीनों एक्सिस दे रखा है, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, और ये R हो जाएगा, तीनों एक्सिस दे रखा है, ये जो है 2 और 0 है, ये जो है आपका Q जो है 5 और 0 है, और R जो है 5 और 2 है, तो यहां से आप इसका एरिया निकाल देंगे। बात समझ में आ गया भाई साहब, तो आगे आ जाइए अगले सवाल पे, बाकी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर लेंगे अलग एक कॉपी में जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, कह रहा है 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एसपी ऑफ 18, 18 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य, सीपी ऑफ 21, सीपी ऑफ 21, कुछ नहीं करना है, बस इतना लिखने आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। कैसे सर जी, देखो यहाँ पे इंटू है, सीपी को इधर लेके आओ, तो यहाँ पे एसपी है, बटे में सीपी हो जाएगा ना, हाँ सर जी हो जाएगा, जब आप कह रहे हैं तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है 21 है, और बटे में ही 18 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एसपी 21 है और सीपी 18 है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, तो प्रॉफिट जो है आपका 3 का हो जाएगा, प्रॉफिट आपका 3 का हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट जो है भाई साहब, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यहाँ पे 3 है और बटे में 18 गुना में 100%, यहाँ पे आ जाएगा 3 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, और 2 से 50 बार में, 50/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 16.2/3% लाभ। देखना यहाँ पे हानि भी है उतना ही। ठीक है, 50/3 का मतलब 16.2/3% का लाभ हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है आपका कि किसी संख्या का 7/4 भाग स्वयं संख्या से 36 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो कह रहा है कि 7/4 ऑफ ए नंबर, 7/4 ऑफ ए नंबर इज 36 मोर देन द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इज, वह संख्या कितना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मान लेंगे कि स्वयं संख्या जो है वो x है, स्वयं संख्या जो है x है, तो 7/4 कितना हो जाएगा, 7x/4 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो यहाँ 7x/4 माइनस का x बराबर में 36 कर देंगे, सिंपल सा है। यहाँ पे 4x बन जाएगा, तो घटेगा तो 3x/4 हो जाएगा, तो बराबर में 36, 3 से कितने बार में, 12 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया भाई साहब, कोनो तकलीफ है तो आप बता सकते हैं, नहीं है ना। आगे बढ़े, अगले सवाल पे आ जाइए बिना देर किए, क्योंकि पढ़ाई, पढ़ाई में देखिए हर कोई आज के डेट में क्या है, हर जगह इंटरटेनमेंट खोज रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत यही है। आपको पढ़ाई में भी इंटरटेनमेंट चाहिए, तो मेरे क्लास में नहीं मिल सकता है। ठीक है, अगर पढ़ाई होगा तो पढ़ाई होगा, इंटरटेनमेंट होगा तो इंटरटेनमेंट होगा, दोनों एक साथ कतई पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है
कहीं पढ़ रहे हो वहां पे आपका इंटरटेनमेंट भी हो रहा है, तो हम लिख के दे सकते हैं कि वहां आपका पढ़ाई नहीं हो रहा है। ठीक है, पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि आपको इंटरटेनमेंट नहीं करवा सकता, अगर इंटरटेनमेंट करेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। अगला सवाल देखेंगे, पूछा घन का आयतन कितना होगा जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 है। अब इसमें दो फार्मूला का यूज करेगा, बार बार कह रहे हैं कि रेलवे लगभग लगभग मेंसुरेशन का वही सवाल आपसे पूछेगा जो डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित होगा। तो इसमें दो फार्मूला है, पहला तो टीएस है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब कि घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कितना होता है, 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर होता है भाई साहब, याद रखेंगे। ठीक है, इसी बात पे आयतन बता दीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब कि घन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा भाई साहब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, ठीक है सर जी। अगर एक फॉर्मूला याद है तो बताइए, नहीं क्वेश्चन होगा। यहाँ पे 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर कितना दे रखा है, दे रखा है सर जी 1944, 1944। यहाँ से 6 कितना है, 6 में अगर करें तो 6 18 और 6 दूना 12 और 6 चौका 24, 324 होगा ना, 324। तो यहाँ से भुजा कितना आ गया हमारा, भुजा जो है हमारा 18 आ जाएगा। अब क्योंकि 324 किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है ना, याद है ना। आगे आ जाइए, अब हमसे पूछा है आयतन, तो आयतन बताना है यहाँ पे कि आयतन कितना होगा। तो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब होता है ना, भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे भुजा का क्यूब निकालने के लिए 324 गुना 18 हम कर सकते हैं ना, हाँ सर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन से कैसे निपटाएंगे यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि 18 का क्यूब आपको याद नहीं होगा, ये हमको पता है अच्छे से, टेंशन नहीं लेना है। और ये 18 का क्यूब आज के बाद याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार आप जाकर के रेलवे के सवाल में देखेंगे एनटीपीसी में, तो 18 का क्यूब का इतना ज्यादा यूज है कि आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 18 के क्यूब का कितना यूज किया गया है। तो आज के बाद याद कर लीजिएगा। देखिए पहला बात कि यहाँ पे 8 चौका 32, इकाई का अंक कितना होगा, 2 होगा, इसे नहीं समझ में आ रहा है। तो भुजा का क्यूब मतलब 18 का क्यूब मतलब 18 गुना 18 और गुना में 18। ठीक है, 8 अठो 64, इकाई का अंक 4, 4 अठो 32, इकाई का अंक 2, तो इकाई का अंक कितना है, 2 है। तो 2 है, तो यहाँ पे 2 गो ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब आपको क्या लग रहा है, 972 हो सकता है, जब 10 का क्यूब 1000 होता है तो 18 का क्यूब 972 हो सकता है ना सर जी, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 5832 मतलब 5832 जो है आपका आंसर हो जाएगा। और आज के बाद याद रख लीजिए, देखिए ऐसे ही चीजें याद होती हैं। 18 का क्यूब यहाँ अलग पॉइंट बना के नहीं किए, 5832 कॉपी पे इस सब चीज को उस जगह पे नोट कीजिए जहां पे खोलते वक्त बार बार दिखाई दे, क्योंकि 18 का क्यूब भाई साहब बहुत बार पूछा गया है। अब 21 का क्यूब बहुत यूज होता है, 21 का क्यूब क्या होता है, 9261 होता है। चलिए आज 2 को याद कर लीजिए, 18 का क्यूब और 21 का क्यूब। बात समझ में आ गया, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल अब यहाँ पे देखेंगे, 40 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो 40 के बाद कौन हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए, तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, इसमें आपका प्रैक्टिस काम करेगा कि कितना फास्ट आप कैलकुलेशन करते हैं। पहला 41 हो जाएगा, दूसरा 43 हो जाएगा, तीसरा 47 हो जाएगा, फिर 51 नहीं होगा, 53 हो जाएगा, 53 के बाद 56 नहीं, 57 भी नहीं होगा, उसके बाद 58 59 हो जाएगा, 59 के बाद 60 61 हो जाएगा, 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67 हो जाएगा, 67 के बाद 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 71 हो जाएगा, 72 नहीं 73 हो जाएगा, 74 75 76 77 78 79 हो जाएगा ना। अब इसको जोड़ लीजिए, अब आप कितना फास्ट जोड़ सकते हैं, क्या वो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे बढ़िया चीज है कि 10 को दिया है, डिवाइड करने में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे जोड़ना शुरू कीजिए, 3 1 4 7 4 11 11 4 11 और 3 14 14 9 23 23 और 1 24 24 7 31 31 1 32 32 और 2 34 और 34 और 9 34 और 9 कितना हो जाएगा, 43 43 का 3 बच गया आपका 4 4 4 8 4 12 12 4 16 16 5 21 21 5 26 26 6 32 32 6 38 38 7 45
और 45 7 52 और 52 और 7 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो 593 बटे में 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 59.3 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अरे तेरी तो गजब 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 गड़बड़ हो गया भाई साहब। अब क्या करें, यही होता है हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 3 1 4 7 4 11 11 3 14 14 9 23 23 1 24 24 7 31 31 1 32 32 2 34 और 34 और 9 कितना हो जाएगा 43। तो 3 तो आ रहा है यार, 3 तो आ रहा है, ठीक है। 4 बचा हुआ है, 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 5 21 21 5 26 26 6 32 32 6 38 38 7 45 और 45 और 7 52 और 52 7 59। एक बार आप देख लेना भाई साहब कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोड़ के डिवाइड कर लीजिएगा, बाकी यहाँ टाइम लगा के हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आगे आज ये हो सकता है कुछ प्राइम नंबर लिखने में गलत हुआ होगा, ठीक है ना। तो हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, और अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे, माफ करेंगे, ठीक है। क्योंकि आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन ऑल्सो मेक मेनी मिस्टेक्स, ठीक है। इट्स माई फंडामेंटल राइट, लेकिन आगे हम उस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। गुस्सा आप नहीं करेंगे। यहां से पूछा है कि इसका 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 महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 3/4 है, ठीक है, 4/5 है और 7/60 है, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ जब भी आपको फ्रैक्शन का निकालना हो तो ऊपर में एचसीएफ हो जाता है और नीचे में एलसीएम हो जाता है, भाई साहब आप याद रखेंगे, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना होता तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर वाला का एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा और नीचे वाला का एलसीएम जो है आपका 60 हो जाएगा। तो 1/60 जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे गौर फरमाएंगे। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के 4 कोण इतना 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 है तो चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान बताएं। कुछ नहीं करना है, इसको हम जोड़ देंगे। 6x माइनस का 18 है, प्लस का 80 माइनस का 4x है, और प्लस का 4x प्लस का 14 है, प्लस का 12x माइनस का 58 है, बराबर में आपका 360 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 4x कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 12x और 6x 18x हो जाएगा ना। बाकी कितना है 80 है और 14 94 हो जाएगा, और ये दोनों कितना हो जाएगा 58 8 66 76 हो जाएगा। तो 94 में से अगर हम 76 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 8 18 बचेगा, तो माइनस का सॉरी प्लस का 18 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे 360 है। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 18x बराबर क्या आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 8 52 342 हो जाएगा, 342 हो जाएगा ना। तो 18 कम 18 18 कम 18 हो जाएगा, बचेगा कितना 16 बचेगा 162, 18 9 162, तो x का मान कितना आ गया 19 आ गया, ठीक है भाई साहब। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि बताओ भाई साहब सबसे छोटा कोण कौन सा है। तो सबसे छोटा कोण ये वाला हो जाएगा आपका, सबसे छोटा कोण आपका यही होगा ना 80 माइनस 4x। तो 80 माइनस का 4x करेंगे तो यहाँ पे 80 और माइनस में 4 गुना में 19 हो जाएगा, 19 चौक 76, तो यहाँ पे 4 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया, आगे बढ़े अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, अगला सवाल क्या कह रहा है। एक नाव की धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल, ठीक है, और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर। तो प्रतिकूल मतलब क्या और अनुकूल मतलब क्या, अनुकूल मतलब x प्लस वाई, ठीक है, मतलब 15। अब एक्स और वाई क्या है, एक्स जो है शांत जल में नाव की चाल है और वाई जो है धारा की चाल है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल जब जाएगा तो दोनों को जोड़ देते हैं, और धारा के प्रतिकूल जब जाएगा तो दोनों को घटा देते हैं।
यहाँ पे क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों पूछा, मतलब एक्स और वाई दोनों बताना पड़ेगा। तो एक्स बराबर 15 8 23, 23 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा। तो 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा शांत जल में नाव का चाल। और वाई का मान तो इन दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे तो 3.5 आ जाएगा। 15 में से 8 7 और 7 का आधा कर देंगे 3.5 आ जाएगा। तो शांत जल में नाव की चाल जो है 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की जो चाल है वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन सी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। हवन करेंगे, हवन करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आ जाओ भाई साहब। अगला सवाल कह रहा है कि लाइन चार्ट किसी देश के वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाता है, कितने वर्षों तक उत्पादन उस अवधि के औसत उत्पादन से अधिक था। अब यहाँ पे औसत पहले निकालना पड़ेगा, तो औसत निकालना पड़ेगा तो निकाल देंगे हम। आखिर काहे के लिए है, यही तो काम है। 100 है और ये 200, एक 300 और 300 और 2 500, 500 एक 600 और 2 800, ये 800 हो गया है भाई सब, ठीक है। अब यहाँ पे 80 और 60 140, 140 और 30 170, 170 में 50 जोड़ देंगे 220 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1020 जो है हमारा ये हो जाएगा सम। कय गो का है, 1 2 3 4 5 6, तो बटे में 6 कर देंगे। 6 एक कम 6, 6 सत्ते 42, 170 आ जाएगा। पूछा औसत उत्पादन से अधिक है, तो पहला तो तुम्हारा ई अधिक है, दूसरा ई अधिक है और तीसरा ई अधिक है, 3 को अधिक है, जो कि ऑप्शन डी में है। देवपुर, डी फॉर देवसेना आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगले सवाल पे चले। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। कह रहा है भाई साहब अगला सवाल कि एक बेलन स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 है और इसका आयतन जो है इतना है, तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई के बीच अनुपात बताना है। तो इसमें दो फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच हो जाता है, ठीक है। और दूसरा बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इसी बात पे थोड़ा टोटल सरफेस एरिया लिख के बता दो। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया भी समझ लेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए याद रखने का जरूरत नहीं है, हर चीज आप याद नहीं रख सकते हैं, कुछ चीज समझ पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, 2 पाई आर एच है ना, इसको याद है तो ये लिख दिए 2 पाई आर एच, इसमें प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे, टॉप और बॉटम का क्षेत्रफल, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर आता है। और जब हम आपको ये पढ़ाते हैं तो क्या बताते हैं, यही बताते हैं कि इसको कैसे हम निकालते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया, और उसमें हम प्लस कर देते हैं टॉप और बॉटम का क्षेत्रफल। तो इसके टॉप और बॉटम में क्या होता है, सर्किल होता है, तो दो गो सर्किल का क्षेत्रफल हम प्लस कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब यहीं से हम क्या देखते हैं कि 2 पाई आर कॉमन ले लिया जाता है तो एच प्लस आर हमारा बच जाता है, तो 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर फॉर्मूला लिखवाया जाता है। तो हर चीज आप रट नहीं सकते, संभव नहीं है, फिर आप भूल जाएंगे, तो इसलिए कुछ चीज समझने का भी प्रयास करें। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 2 पाई आर एच का आपका वैल्यू कितना दे रखा है, 2 पाई 2 गुना में 22/7 और गुना में आर एच, 2 पाई आर, आर आपको नहीं पता है और एच भी नहीं पता है, यहाँ पे 528 है। बात को ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब अगर इसको हम 22 से काटे तो 22 दूना 44, 8 और 8 तो 22 चौक 88 हो जाएगा। 2 से इसको काटे तो 12 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आर इंटू एच क्या मिल गया, 12 मिल गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना कोई समस्या होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप बात को समझेंगे ध्यान से। अगला आयतन दे रखा, आयतन का मतलब पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब आर इंटू आर और इंटू में एच, बराबर में आपका कितना दे रखा है, 1848 दे रखा है। अब इसको हम पहले किससे काटते हैं, 11 से काटने का प्रयास करेंगे। तो 11 दूना 22 हो जाएगा और यहाँ 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 7 और 4 तो 77 हो जाएगा। तो 11 छक 66 और 11 8 88। इसको 2 से काटेंगे तो 2 से ही कितने बार में, 2 8 16 और 2 9 18 हो जाएगा, है 2 चौका 8 होगा ना यार, काहे बेइज्जती कराते हो। अब यहाँ पे ध्यान देंगे
कि यहाँ पे आपका क्या है, आर इंटू एच है ना। इस आर इंटू एच के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 84 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 84 लिख देते हैं भाई साहब। और ये 84 से 84 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर बराबर तो हमको मिल गया 7। और यहाँ पे आर इंटू एच जो है आपका 84 दे रखा है। आर आपका जब 7 है तो एच कितना हो जाएगा, तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा। तो एच 12 मिल गया। तो किसका किसका पूछा है, त्रिज्या और ऊंचाई का, मतलब आर अनुपात एच पूछा है, तो 7:12 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बी फॉर बाबू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए बिना देर किए। कोई दिक्कत नहीं होगा ना कोई तकलीफ होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि साइन थीटा बराबर इतना दे रखा है, इसका 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 मान निकालना है। अब कुछ नहीं करेंगे, हवन करेंगे। क्या करेंगे, हवन करेंगे भाई साहब। साइन थीटा का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारा, 12/13 दे रखा है। अब साइन थीटा बराबर होता क्या है, P/H होता है ना। तो यहां से हम B निकाल सकते हैं, 5 हो जाएगा। कैसे सर जी, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है ना। ये तो आपको भूले नहीं होंगे। तो 5 12 13 ट्रिपलेट। अब हमसे पूछा क्या गया है, tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा का मतलब P/B। तो P/B डायरेक्ट लिखते हैं, तो P कितना है, 12 है, और 12/5 है। 12/5 प्लस का सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, सेक थीटा का मतलब H/B। तो H कितना है, 13, और B आपका 5 है, तो 13/5 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे इनटू में बोला है सेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा कोसेक थीटा है, सॉरी कोसेक थीटा है। तो H/P हो जाएगा, तो 13/12 हो जाएगा। और माइनस क्या करेंगे, B/P हो जाएगा, तो 5/12 कर देंगे। और इसका भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ये भी ध्यान रखना है भाई साहब। ठीक है ना, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है प्यारे लाल, कि माइनस में 2 है। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 13 25/5, और 5 से 5 बार में कट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25। डायरेक्ट लिख देते हैं, काहे इतना झंझट करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8/12। 8 का मतलब 8/12 का मतलब 4 दूना 8, और 4 3 12। तो 2/3 हो जाएगा, और माइनस में है तो उल्टा कर देंगे, तो 3/2 हो जाएगा। और 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 25 9 225, 225, और बटे में 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी फोर देवसेना आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो अगले सवाल पे आ जाइए। मजा आ रहा है, आएगा मजा, टेंशन न लीजिए, खुद से बोलना पड़ता है। मजा आ रहा है, बोलिए एक बार, बोलिए तो, एक बार बोलिए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। पढ़ के मजा आ रहा है, 5 बार बोलिए, देखिए मजा आने लगेगा। बोला कीजिए खुद से, तभी मजा आता है। ठीक है, मजा लेना है तो। कह रहे एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार इसको इतना बेचता है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट की दर। तो यहाँ पे ये जो अंकित मूल्य है और इतना में बेचा गया है, तो छूट कैसे निकालेंगे, ये दोनों का अंतर ले लेंगे। तो 1500 का डिस्काउंट दिया गया है, 1500 का डिस्काउंट दिया गया है, और इस पे है तो अब 10% तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। बटे में 15,000 हो जाएगा, और गुना में 100% हो जाएगा। 1 2 और 1 2, 10 से 10, 15 से 15 खत्म, बच गया 10%। तो कितने का डिस्काउंट दिया गया है, 10% का डिस्काउंट दिया गया। किधर है, ऑप्शन सी में है, सी फॉर सोना आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आ जाइए। अब ये जो क्वेश्चनवा है, आपको देख के तो यह लग रहा होगा ना कि त्रिकोणमिति का बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन हम कहते हैं सवाल जो है त्रिकोणमिति का नहीं है। है, बताओ किसका है, क्वेश्चन पढ़ लिए ना, बताओ तो, पढ़ रहे हो ना। क्या है, किसका सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है। त्रिकोणमिति का नहीं है प्यारे लाल, अलजबरा का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, ये जो तुम्हारा दे रखा है ना, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो ये जो है ना, साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा होता है कोसेक थीटा का मतलब। तो साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा कितना है, √5 दे रखा है। ठीक है, अब तुमसे पूछा क्या है, साइन का क्यूब प्लस कोसेक क्यूब थीटा। तो यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो इसको लिख सकते हो साइन क्यूब थीटा, और प्लस का कोसेक का मतलब क्या होता है, 1/साइन। तो 1/साइन क्यूब थीटा पूछा गया तुमसे। अब बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, याद आ गया।
क्या होता है, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर a है तो x का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा, a का क्यूब माइनस का 3a हो जाएगा ना। हाँ सर जी हो जाएगा। तो a का क्यूब इसका क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 5√5 आ जाएगा, और माइनस का 3 है मतलब कि 3√5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2√5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब अगर तुम कॉन्सेप्ट इसको ना याद करोगे तो इसमें मेरा दोष है? तो जाके एग्जाम में तो छाले बजाओगे ना। बार बार लिखवा रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करो। इतना केवल सेट करवा देंगे ना कि ग्रुप डी का सारा क्वेश्चन में जाके बना डालोगे बिना पेन उठाए। ठीक है, ग्रुप डी एग्जाम टफ नहीं होता है, तुम पढ़ते नहीं हो। ठीक है ना, अगर एग्जाम टफ होता तो आज से 10 साल पहले 2 बार निकाल के नहीं बैठे होते। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल देखो यहाँ पे, अगला सवाल कह रहा है सरल कीजिए। अब सरल करना है तो इसको कर देंगे, लेकिन तुमसे होगा नहीं। यहाँ पे 19/5 है, ऑफ है, 27 है, -15 है, माइनस का 21 है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 37 है। करके देखो, 90% है कि तुम गलती करोगे, हम जान रहे हैं। यहाँ पे देखो 19 है डिवाइड 5 है, ठीक है, ऑफ है, यहाँ पे 27 है और माइनस है। अभी 15 में से किस घटेगा कि -15 माइनस 21 ऐड होगा, तो यहाँ पे 15 में से 21 घटाओगे, माइनस का 6 बचेगा और ये वाला माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 6 प्लस का 37 कर देगा। अब यहाँ पे तुम्हारा 33 हो जाएगा, तो 5 गुना 33 तो जो कि नीचे आ जाएगा, तो 19 बटे में 33 गुना 5 हो जाएगा, और 33 गुना 5 करोगे तो 165 हो जाएगा। 165 हो जाएगा, प्लस का 37 हो जाएगा, प्लस का 37 हो जाएगा। अब तुमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे तुमको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं अगर डिजिटल, तो भी नहीं लगेगा, क्योंकि 6124 और 6142 दोनों सेम है। तो यहाँ पे भाई साहब कुछ नहीं रास्ता है, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 165 और इंटू में 37, 7×5 = 35, 5 बच गया 3, 7×6 = 42, 3 × 45, 5 बच गया 4, 7 × 7 = 4, 11, 5 × 3 = 15, 1 × 6 = 18, 1 × 19 = 9, 1 3 × 1 = 3 और 1 4, 5 5 5 10, 9 1 10, 1 11 और 4 1 5 1 6 है, और इसमें 19 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 6124 आपका बटे में 165 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो हिला के मुंडी आगे बढ़िए, यहाँ पे आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ ध्यान से देखेंगे, कह रहा है रजनीश ने 3 वर्ष की अवधि के लिए इतने प्रतिशत प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतने रुपए का राशि निवेश किया, 3 वर्ष बाद रजनीश को कितनी राशि मिली। अब ये चीज जब हम याद करने के लिए बोलते हैं आप लोग को, तो कहते हैं सर याद होगा, अब याद ना करोगे तो झाल बजाओगे। अब अगर याद नहीं है तो इसका तुम परसेंटेज निकालते रहो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और हमको याद है तो हम यहाँ 12.5% है, मतलब क्या होगा, 1/8 होगा, 1/8 हो गया, बात खत्म, पैसा हजम। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 8 है और यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 साल है ना, तो हम क्यूब कर देंगे, तो क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे 512 और यहाँ पे 729, यहाँ पे 512 का वैल्यू दे रखा है 10240, तो बस इसका क्या करेंगे, इसका 20 गुना लग रहा है, 2 दूना 4 है तो इसका 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना कर दो, 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5 और 7 दूना 14, 14 580 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। वही से देखे तो ये सवाल बहुत टाइम टेकन था, लेकिन सारा खेल कहाँ था, यहाँ पे था। अब तुम इसको करोगे, यहाँ पे लगाओगे P × 1 + R/100 का पावर T, 3 घंटा करते रहो, उसके बाद घरे आके झाल बजाना, याद नहीं करेंगे। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इनको करवाओ, ए और बी 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो ए प्लस बी जो है 10 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में, तो बी प्लस सी 12 दिन में, और यहाँ पे सी प्लस ए जो है 15 दिन में, सी प्लस ए जो है 15 दिन में। तो ए बी सी आधे काम को, तो यहाँ पे पहले तीनों का टोटल वर्क निकाल लो, 60 हो जाएगा, 6 5 11 और 4 15। अब यहां से अगर हम तुमसे पूछे कि ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना होगा, तो यहाँ पे तुमको ध्यान रखना होगा कि 6 5 11 4 15 आ रहा है ना,
तो क्षमता जो होगा 15/2 होगा। तुमसे काम कितना करवाना है, आधा काम करवाना है, तो आधा मतलब 30 हो जाएगा। और 30 क्षमता 15/2 है, तो 2 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 15 दूना 30 और 2 दूना 4, तो 4 दिन में आपका काम जो है खत्म हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा, किधर है, ऑप्शन सी में है, C4 सोना आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो हिला के मुंडी आगे बढ़िए, अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अलजेब्रा में पढ़ाए होंगे तो तुम नहीं याद किए होगे। अगर याद किए हो तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल कितना होता है, फटाफट कमेंट कर दो कि भाई साहब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, बता दो थोड़ा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा भाई साहब माइनस का बी बाई ये होता है, तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो -3/1 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 3 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालना है तो सी बाई ए होता है, तो सी हमारा कितना है 4 और बटे में 1, तो मतलब कि अल्फा इंटू बीटा हमारा 4 आ जाएगा। तो यहां से 3 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। डी फॉर देवसेना आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 7 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष की दर पर एक राशि पर इतने रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, अभिष्ट राशि ज्ञात कीजिए। ओहो 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 ओहो, यहाँ पे ध्यान देंगे, 7×6 = 42। कितने परसेंट का ब्याज प्राप्त हो रहा है, 42% का। और 42% का वैल्यू कितना है, 3360 है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम 3 दिन लगाओगे। हम कहेंगे 100% का मान निकालना है ना, तो इसमें क्या करना है, इसे तो कट रहा है ये भी। ठीक है, अगर इसको काटे तो 42 से ये 8 बार में कट रहा है, तो काट भी सकते हैं ये 1 बार में, और 2×8 = 16 और 4×8 = 32 और 1 33। तो यहां से 8 बार में कट रहा है, 80 बार में। तो यहां से 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान 8000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा गुरुजी, जो कि ऑप्शन ए में है। तो हो जाएगा, तो आगे आ जाओ भाई साहब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, इतना इतना का तृतीय अनुपाती बताना है। तो तृतीय अनुपाती जब भी बताना है, मान लेते हैं ए बी है और इसका तृतीय अनुपाती बताना है, तो मान लेते हैं कि एक्स है। अब हम यहाँ पे करते क्या है कि दोनों को एक साथ और एक बार ये दोनों को एक साथ, तो यहाँ पे ए बटे बी और बराबर में यहाँ पे बी बटे एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए एक्स बराबर बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर बटे में a हो जाएगा। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि तृतीय अनुपाती जो होता है दूसरा का वर्ग बटे में पहला होता है तृतीय अनुपाती। तो दूसरा का वर्ग मतलब 16x² y² हो जाएगा, और बटे में पहला मतलब कि 3x² हो जाएगा। x² से x² खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 16 y² बटे में 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बी फॉर बाबू आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी फॉर बाबू आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आगे आ जाइए हिला के मुंडी। आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। आज का आखिरी सवाल देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर और धारा की चाल 3 है, तो यहां से शांत जल में नाव की चाल बताना है। तो धारा की चाल दे रखा है, मतलब क्या है, ई वाई का मान हमारा 3 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे धारा के प्रतिकूल 50 मिनट में 10 किलोमीटर जा रहा है भाई साहब, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 से 5 बार में और 10 से 1 बार में, तो 12×5 = 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट में 12 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब x माइनस वाई का मान कितना मिल गया हमको, 12 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया। यहाँ पे x -3 है, बराबर में 12। बताओ x का मान कितना होगा? x का मान गुरुजी 15 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अब आ भी जाओ सनम, हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए? उम्मीद है आपको मजा आया होगा पढ़ के और करके। ठीक है, तो इसको अगर आप आखिरी तक करते रहते हैं तो हम गारंटी कर रहे हैं कि ग्रुप डी के टाइम तक इतना सारा क्वेश्चन करा देंगे आपको कि आपका मैथ तो छूटने का कोई चांस ही नहीं बनता है। हर टाइप का हर सवाल करा देंगे, सवाल ही नहीं छूटेगा। सोचिए अगर 20-25 सवाल भी डेली हम आपको कराते हैं और सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो सोचिए कितने सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। अभी तक हमने ये आपका जो है 23वां सेट है, अगर 20 क्वेश्चन का एवरेज भी लेते हैं तो 460 क्वेश्चन हो चुका। कितना हो चुका, 460 क्वेश्चन। तो सोचिए, बात समझ में आ गया? तो इसको कर लीजिए, बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगले सेट में। ठीक है ना, बस लगे रहिए, सिलेक्शन होगा।
निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।